हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला था बट हुआ नहीं था। लास्ट टॉपिक रह रहा है अभी हमारा। एग्जाम्पल्स थोड़ी देर बाद करेंगे अपन। पहले अपन सेट ए एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि हमने जो पढ़ा है वो हमें आता है कि नहीं आता है और क्या पूछेगा। इनिशियली द प्रोबेबिलिटी वाज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी यूज्ड इन, कहाँ यूज करते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी को? मैनेजमेंट में यूज करते हैं। यूज्ड इन मैनेजमेंट। एक्सपेरिमेंट को रैंडम कब कहेंगे? जब उसका आउटकम रैंडम होगा। दिस इज कैन बी सेलेक्टेड एट रैंडम। एक इवेंट को अगर स्प्लिट किया जा सकता है फर्दर इवेंट्स में तो उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट या कंपाउंड इवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसे 15 साल का और वोटर, 15 साल का कोई भी बच्चा वोटर नहीं हो सकता, तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। दैट मीन्स ये कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी के बराबर है तो हम क्या है कहेंगे कि ये सेम इवेंट होना जरूरी है क्या? नहीं। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्या वो दोनों सेम है? नहीं। मस्ट बी सेम? नो। मे बी डिफरेंट? यस। वो अलग अलग हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर इंटरसेक्शन 0 है तो वो कैसे इवेंट्स हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन 1 है तो कैसे इवेंट्स हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। अगर कॉइन को, अनबाइज्ड कॉइन को आपने टॉस किया तो बताओ क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा? अनबाइज्ड कॉइन को जब टॉस करोगे तो दोनों में से एक ही चीज होगी, क्या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या दोनों में से एक पक्का आएगा, हेड या टेल में से? यस। तो वन ऑफ देम मस्ट नेसेसरली अकर, दैट मींस ये एग्जॉस्टिव भी है। और दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, हेड के आने की भी और टेल के आने की भी। इसका मतलब वो इक्वली लाइकली भी है। मींस तीनों है तो ऑल दीज। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर हो जाए तो ये इवेंट्स कैसे हैं? इक्वली लाइकली। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर नहीं है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास कैसे इवेंट्स हैं? डिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या, ए बाय बी क्या है आपके पास में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या है आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये बताओ क्या बी के होने से ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये कैसे इवेंट्स हैं? ए जो है वो बी से क्या है? इंडिपेंडेंट है। और बी जो है वो ए से भी इंडिपेंडेंट होगा, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। तो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, बोथ ए एंड बी। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब एक इवेंट दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है तो दूसरा भी इससे इंडिपेंडेंट होगा। दैट मीन्स ये कैसे हैं? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक। दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, वो इंडिपेंडेंट है, तो उनके कॉम्बिनेशन या उनके कॉम्प्लीमेंट का कोई भी कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंडिपेंडेंट होंगे, बी एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंडिपेंडेंट होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंडिपेंडेंट होंगे। ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। अगर दो इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है, बताओ अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान से सोच लो ये सवाल किया। देखो, आपने क्या कहा था कि इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा, तो इंडिपेंडेंट है जब ऐसा होगा तो क्या ये जीरो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी? नहीं हो सकता। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कुछ ना कुछ होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कुछ ना कुछ होगी, तो ये कुछ ना कुछ तो आएगा। और जब ये जीरो नहीं आ सकता तो इसका मतलब कैसे नहीं हो सकते? म्यूचुअली। तो हमने यहां से कहा ना, ये कह दिया कि यहां से ये आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कांट बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए एंड बी कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्स। बात समझ में आई? तो ये आ गया आपके पास, दे कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पहले वाले में। ठीक है। अगर दो इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट हैं तो फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये बात आपको समझ में क्या हुआ? एग्जॉस्टिव हो जाएगा। देख लो जरा।
कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कॉइन को 2 बार टॉस किया तो 1 हेड आए, 2 हेड आए, नो हेड आए। एक के आने से दूसरे पर क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? आर इंडिपेंडेंट है। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस तो 1 हेड, 2 हेड या नो हेड इंडिपेंडेंट है, इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली है क्या? सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है क्या? नहीं। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? सबकी प्रोबेबिलिटी सेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड कितनी आएगा? 1/4। 2/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड 1/4। तो ये और ये तो इक्वली लाइकली हो सकते हैं, बट ये थोड़ी ना इक्वली लाइकली, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है। इंडिपेंडेंट की कोई कंडीशन इसमें चेक हम कर ही नहीं सकते। कैसे इंटरसेक्शन की करोगे? एक ऐड आया तो आंसर आएगा नॉट इक्वली लाइकली। सोचो आप, इंडिपेंडेंट की क्या कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी उनकी जो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आनी चाहिए आपके पास में? प्रोबेबिलिटी उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। उसको चेक ही नहीं कर पाओगे। और वैसे भी कर लो आप, 1 हेड, 2 हेड और नो हेड आपके पास में, इनमें कुछ इंटरसेक्शन तो है ही नहीं। ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या नहीं हो सकते? इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। अभी तो पढ़ा अपन ने। तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। 1 हेड, 2 हेड और 0 हेड ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। इंडिपेंडेंट होंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। और इक्वली लाइकली क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? नॉट इक्वली लाइकली। हाँ जी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है भाई? एक साथ नहीं होंगे। अगर 0 हेड आएंगे तो 1 हेड आ सकता है, और 1 हेड आएंगे तो 0 हेड आ सकता है, 1 हेड आएंगे तो 2 हेड आ सकता है। बात समझ में आ गई? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन एज्यूम, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर 1 बोथ, लेकिन दे नहीं रखा है। कोरिगेंडम देखना जरा एक बार। हाँ, नेक्स्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 0 हो जाए, सोचो आप, प्रोबेबिलिटी ए अगर 0 हो जाए तो उस इवेंट को क्या कहेंगे? विल नेवर हैपन, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 1 हो जाए तो उस इवेंट को क्या कहेंगे अपन? श्योर इवेंट। पी एंड क्यू अगर ओड्स इन फेवर हैं तो ये पी क्या है? फेवरेबल। क्यू क्या है? अनफेवरेबल। टोटल कितने हो जाएंगे? पी प्लस क्यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्या हो जाएगी आपके पास में? दैट इज पी अपॉन पी प्लस क्यू। समझ में आ गया? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/9 है तो इसका मतलब 5 फेवर में है और अनफेवर में कितने हैं? 4। तो ओड्स अगेंस्ट बताना है, मतलब अनफेवरेबल टू फेवरेबल, दैट इज 4/5। सोचो आप, सोचो। टोटल ये क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5/9, दिस इज फेवरेबल एंड दिस इज टोटल। तो अनफेवरेबल कितना हो जाएगा? दिस इज 4। तो अब आपको ओड्स अगेंस्ट बताना है, दैट इज अनफेवरेबल टू रेशियो फेवरेबल। ये कितना हो जाएगा आपके पास? दिस इज 4:2। बताओ, किसी को डाउट? इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्या है ये? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब तो क्या हुआ आपके पास? क्या है? इंटरसेक्शन सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। सारे इंटरसेक्शन 0 हो जाएंगे। तो एग्जॉस्टिव है तो इनकी प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी, क्योंकि वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? माइनस क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा इसका? दैट इज एग्जॉस्टिव है तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट हो तो बता देना। समझ में आ गई बात? क्लियर? फॉर्मूला बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 23। प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ जी, टाइम पास ही तो कर रहे हैं। अब दे रखे हैं कि ए बी सी क्या है, ध्यान से देखें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या है ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, इनके बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी जीरो है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी भी जीरो है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी भी जीरो है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी जीरो है। क्या बात समझ में आई? और जब ये सब जीरो है तो यहां से यहां तक का पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बचा क्या, वैसे भी ये तो अपन ने याद भी किया था कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो डायरेक्ट इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाता है। बताओ, याद किया था कि नहीं किया था? हाँ भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता है तो ये सब जीरो हो जाते हैं, तो फॉर्मूला डायरेक्ट ही बन जाता है। और अब इन्होंने क्या क्या रखा है, एग्जॉस्टिव भी है ये, क्या है ये, एग्जॉस्टिव है। क्या क्या, ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव। और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, यूनियन कितना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब यहां क्या रख दूंगा, 1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी। आ गई बात समझ में? अभी भी नहीं आई तो बता दो, चलिए बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आराम से चल लूंगा, मुझे जल्दीबाजी नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव है समझ में आना चाहिए, ठीक। बट क्लास में ध्यान दोगे तो सारी चीजें सब समझ में आएगी। नेक्स्ट, if A denotes that a student reads in a school and B denotes that he plays cricket। बोलो, एक स्टूडेंट पढ़ रहा है और एक स्टूडेंट प्ले कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। सोचो इनका इंटरसेक्शन तो, आइए, स्टूडेंट रीड्स इन अ स्कूल एंड ही प्लेज क्रिकेट। बताओ, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? दोनों नहीं हो सकते, स्टूडेंट पढ़ रहा है और खेल रहा है, तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन जीरो ही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, है ना। ए और बी की कोई मतलब नहीं है, इक्वली लाइकली का मतलब नहीं है, यूनियन वन हो जाए इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। तो आपके पास एक ही चीज बनती है कि क्या ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो। क्लियर यहां तक? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज डिफाइंड ओनली, बताओ ये कब डिफाइंड होगा बी बाय ए, जब नीचे जो क्या आएगा, इसमें फॉर्मूला क्या होता है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ये तभी डिफाइंड होगा जब ये क्या ना हो, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब क्या नहीं होना चाहिए, ए इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। और अगर ए इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या नहीं होना चाहिए, श्योर इवेंट नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। हम्म। तो यहां पे कहा हमने ए क्या नहीं होना चाहिए, ओनली व्हेन, कब डिफाइंड होगा ये, व्हेन ए इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, अब ध्यान से देखना अगले वाले सवाल में, ये समझ में आ गया, ये वाली बात समझ में आई। चलो मैं थोड़ा सा टाइम पास और करूंगा, आ जाओ। टाइम पास करने का तो मजा ही अलग है। प्रोबेबिलिटी बी बाय ए, क्या लिखा अभी आपने, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। क्वेश्चन कौन सा था आपके पास, 24। आपने कहा इसमें कि ए क्या नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू, देखो ना ये तभी डिफाइंड होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या नहीं होगी आपके पास, जीरो नहीं। ये बात समझ में आ गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीरो ना हो मतलब क्या है कि ए क्या नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या नहीं होना चाहिए, ध्यान से, नजर हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन नंबर 25। अब क्या आया आपके पास, अच्छा ये 25 ही था।
क्या यार नालायक, तब से तो बताते नहीं हो। किसने बोला? भाई ऐसे मत बोला करो कि मेरे को सुनाई ना दे भाई। देखो जरा, अब है 26, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ए बाय बी कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड। अब आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से देखना, जो यहां इवेंट होता है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या नहीं होना चाहिए, इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट। और बी क्या नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ गई? ठीक है, इसलिए मैंने दोनों लिखवा दिया। दिस इज ऑप्शन। बढ़िया सवाल है ये, पेपर में पूछे जाने वाले सवाल। नेक्स्ट, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी। बताओ अगर ऐसा है तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, गायब हो गया। सोचो आप। भैया टाइम पास करेंगे नहीं, इतनी आसानी से कैसे? हम्म, देखो हमने क्या पढ़ रखा है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी हो जाए। इसका मतलब ये क्या हो गया, जीरो। और जब प्रोबेबिलिटी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की अगर जीरो हो गई, इसका मतलब ए एंड बी क्या हैं, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बताइए, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, ये आ जाएगा आपके पास, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, बस सीधी सी बात है, यही तो है। ए एडिशन का मतलब क्या होता है आपके पास में, ए प्लस बी या ए यूनियन बी। एडिशन किसको बोलते हैं, यूनियन को ही बोलते हैं, यहां तक कोई डाउट? फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, दो इवेंट्स ए एंड बी है, तो आप सोचो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन नेगेटिव आ सकती है? बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन नेगेटिव आ सकती है? प्रोबेबिलिटी तो किसी की भी नेगेटिव नहीं आ सकती, समझ में आया? अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये तभी नेगेटिव नहीं होगा जब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। लॉजिक समझ में आया? भाई ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जब ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये दोनों की जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव आएगा। सबको समझ में आई बात या नहीं आई? देखो भाई देखो, हमने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो इसकी भी नहीं होगी। अच्छा, नेगेटिव कब नहीं हो सकती है, जब ये वैल्यू इन दोनों का सम ज्यादा हो और इसमें से माइनस अपने को कम करना हो। तो मीन्स इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, क्या तो इसके बराबर या तो इससे ज्यादा। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या ऑप्शन है। अच्छा इसमें ये बताओ, जीरो हो सकती थी ये ए यूनियन बी, ये भी तो एक दो ऑप्शन है ना, तो इसमें भी एक बार सोच लेना चाहिए अपने को। प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका आंसर सी आना चाहिए, चेक कर लो। बात समझ में? हाँ हाँ ठीक, हो जाएगा। अगर ये ए और बी सेम इवेंट हो जाए तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब यही आएगा। दोनों से पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, अब बैठ जाओ। फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, बताओ दो इवेंट्स अगर ए एंड बी हैं तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए था, ये नहीं है। ये ए माइनस यही है, यही ठीक है। द लिमिटेशंस ऑफ द क्लासिकल, जब से ढूंढ रहे थे इन सवालों को भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत देर से न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल घुमा रहा है। द लिमिटेशन ऑफ द क्लासिकल डेफिनेशन की, ये बताओ क्लासिकल डेफिनेशन की लिमिटेशन। व्हेन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फाइनाइट होने चाहिए, सारे के सारे इवेंट्स क्या होना चाहिए, इफ आर इक्वली लाइकली
यस दोनों हैं, तो इसका मतलब ए एंड बी। क्लियर यहां तक? ये आपको याद है कि नहीं है? याद है, 3 लिमिटेशन पढ़ी थी, 2 ये पढ़ी थी और एक कहा था कि अनसर्टेनिटी में नहीं लगता है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिकल, स्टेटिस्टिकल कौन सी थी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी थी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका आंसर क्या बताया था? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ए अपॉन एन, या वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ए अकर्स एंड द नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। क्या यही है? यस। लिमिटिंग वैल्यू की बात करी थी ना अपन ने, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिमिटिंग की बात करी थी आपने। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ए अपॉन एन, हाईलाइट करवाई थी तब भी मैंने लाइन। द थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट फॉर एनी टू इवेंट्स, बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? क्या जो पीछे है उसी से मल्टीप्लाई करना होता है? यस, तो इसका मतलब ए ही सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आपको बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, कौन सा सवाल है ये? 33। मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलता है, सॉरी पहले बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा निकालना था इसके अंदर, बी बाय ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या निकलती है आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ए। एक तो ये तरीका बताया था, डायरेक्ट बताया था, जो पीछे उसी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए था। गलती से बी लग जाए तो क्या होगा? नंबर कट जाएंगे, और तो क्या होगा? एक जो मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, और 0.25 जो कटना है वो एक्स्ट्रा कट जाएगा, और इससे ज्यादा 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 क्या, एक नंबर से पास होने थे वो फेल हो जाओगे, इससे ज्यादा क्या होगा? 6 महीने और लग जाएंगे, बस इतना सही तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? ठीक है। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी कैसे निकलेगा आपके पास? क्वेश्चन नंबर 34। ये तो मजेदार सवाल है, नॉर्मल नॉर्मल। अपन ने क्या पढ़ रखा है? प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी क्या होता है बताओ जरा? प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ए एंड बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, तो ये 0 होते ही क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। आ गया समझ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी और प्रोबेबिलिटी बी माइनस बी अगर बराबर हैं तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? क्वेश्चन नंबर 35। अगर प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए और प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी, देखो जरा, प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये उधर चला जाएगा तो ये इधर आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना ये। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताओ समझ में आ गई बात? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी बी। द नंबर ऑफ कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट होने के लिए कितनी कंडीशन है? 4 कंडीशन है। इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी नहीं नहीं नहीं, इक्वल टू 0 नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंटू 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 इंटू, इंडिपेंडेंट में यही था। ठीक है, कौन सी कंडीशन थी? कौन सा सवाल है? 36। 4 कंडीशन थी, कौन कौन सी? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ए, तो प्रोबेबिलिटी बी, ए इंटू प्रोबेबिलिटी सी, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी बी इंटू में प्रोबेबिलिटी सी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
दिस इज प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी। ठीक है। कहाँ पे भाई, मुझे को क्या पता, ये मिसप्रिंट होगा, 2 होगा ये। समझ में आ गया, मिसप्रिंट हो गया होगा। ध्यान से देखो, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बताओ ये किसकी प्रोबेबिलिटी, इस मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कौन सा आएगा, इक्वल्स टू। समझ में आया सबको, ये तो बात समझ में आती है। जब ये इंडिपेंडेंट होते हैं तो इंडिपेंडेंट की दो इवेंट्स की एक ही कंडीशन थी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आर, वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आ गया फेवरेट सवाल, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही रहेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर रहेंगे, रियल नंबर या नेचुरल नंबर्स लिखवाया था मैंने वहां पर, एनी वैल्यू फ्रॉम आर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है, तो आंसर सी होना चाहिए। इफ ऑल द वैल्यूज टेकन बाय रैंडम वेरिएबल आर इक्वल, अगर सारी वैल्यूज सेम है तो मीन क्या आएगा बताओ, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज जीरो, या सेम आएगा, मीन तो सेम आएगा ना सारी ऑब्जर्वेशन, इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज जीरो। क्या बात समझ में आ गई, डेविएशन है ही नहीं, इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रियल नंबर। देखो कंडीशन लगा दी है, अगर x और y इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमने लास्ट में पढ़ी थी प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड x इनटू में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ये लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन। कोई डाउट यहां तक, इफ अ रैंडम वेरिएबल x assumes द वैल्यू x1 x2 x4 corresponding probability is this, then the expected value कैसे निकलेगी बताओ, p1 x1 p2 x2 p2 x2, हाँ x1 p1, ये रहा p1 2 2 2 3 3 4 4, यही आएगा, यही चाहिए। एफ एक्स द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, देख लो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब डिस्क्रीट में, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि एफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां पे तो ये बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये वाली, और समीशन एफ एक्स क्या होना चाहिए इनका 1, तो ये वाला पॉइंट आएगा। ये दो ही बातें थी कि प्रोबेबिलिटी एफ एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी तो है, और ये प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, जीरो या जीरो से बड़ी, और इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होना चाहिए, समीशन एफ एक्स क्या होना चाहिए 1। समझ में आ गया। वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, बताओ वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कैसे निकालते थे, एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, यही है क्या, यहां तक बी है, यस, ये x माइनस म्यू तो है। देखो यहाँ पे मीन को ही क्या लिखते हैं अपन, बात समझ में आ गई, ये तो दोनों सेम ही बातें हैं, तो इसका मतलब बी भी है, तो इसका आंसर ए और बी ये आएगा आपके पास। क्या बात समझ में आ गई भाई, इसमें ध्यान रखना, ये म्यू को ही क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, उसी को तो लिखते थे, तो फॉर्मूला सेम ही है दोनों, इसलिए चारों ऑप्शन पहले पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, गड़बड़ मत करना। अगर दो रैंडम वेरिएबल हैं एक्स वाई आर रिलेटेड बाय y इक्वल्स टू दिस, रिलेशन है y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, तो स्केल फैक्टर क्या है यहाँ पर, स्केल फैक्टर -3, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा 3, 3 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन y इज गिवन बाय, तो 3 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, आंसर इज बी। इतना सिंपल है, सोच के देखो, और ये बच्चा नहीं पढ़कर जाता, उसको ये सवाल नहीं आते, और इनके चक्कर में वो फेल होता है, उसको लगता है मैथ्स मुश्किल है। ये लो फिर से बता देते हैं, क्या दिक्कत है यार, टाइम पास ही तो करना है। क्वेश्चन नंबर 45, y इज इक्वल्स टू क्या लिख रखा है 2 माइनस 3x, ये गिवन है। अब आप सोचो, आपने पढ़ रखा है कि स्टैंडर्ड एविएशन अगर आपको निकालना है किसका, y का, तो हमने रिलेशन पढ़ रखा था मॉडुलस b इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x, पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा, कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है, और वो भी ओनली पॉजिटिव। तो अब ये बताओ यहां पर इसका स्केल फैक्टर क्या है -3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। बोलो कोई दिक्कत, ठीक
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन टू अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। एक हेड आने के चांस बताओ। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब दो बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं? तो बताओ, एक हेड आने की हमने कहा क्वेश्चन नंबर 46 क्या क्या आउटकम होंगे? क्या तो हेड हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या तो टेल टेल। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड बोला था x इजिकल्स टू 1 ना। दिस इज 2/4, 1/2, दिस इज 0.5। देख लो, इफ एन अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस ट्वाइस, दो बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक। तो आपके पास टेल के लिए बोला है, तो बताओ कम से कम एक, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 में? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, दिस इज 3 सॉरी एटलीस्ट वन बोला है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू एटलीस्ट वन, दिस इज 3/4.7। देख लो, if an unbiased die is rolled once, odds in favor of getting a point which is multiple of 3। अब ये बताओ मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं? इन फेवर बोला है ना, तो फेवरेबल तो कितने? 3 और 6 2, और अनफेवरेबल कितने हैं? 4। तो 2:4 में क्या जाएगा? 1:2। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको आई कि नहीं आई? नहीं आई बात समझ में। 48, क्वेश्चन नंबर 48। एक डाइस को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं? 3 and 6, दैट इज 2। तो फेवरेबल तो कितने हो गए? अनफेवरेबल कितने हो गए? कितने हो गए? 4। तो बताओ रेशियो किसका बताना था? ओड्स इन फेवर, दिस इज फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल। फेवरेबल कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 4, दिस इज 1:2। आ गया समझ? देखो, अब बैग कंटेन्स 15 1 rupee कॉइन्स। हाँ, बैग कंटेन्स 15 1 rupee, 25 2 rupee, 10 5 rupees। बस ये कॉइन्स हैं आपके पास। ये कॉइन है आपके पास 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के। If a coin is selected at random from the bag, then the probability of not selecting a 1 rupee coin, probability of not selecting rupee 1 coin, बताओ नोट सेलेक्टिंग बोला है, तो इसका मतलब ये 35/50। बोलो, दिस इज 0.70। डन। क्वेश्चन नंबर 50। ए बी सी आर 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट विद प्रोबेबिलिटीज। बताओ 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, क्वेश्चन नंबर 50। ए बी सी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, यस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है? प्रोबेबिलिटी बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना कितना है? निकालना क्या है? इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपको पता है जब ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, दिस इज 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.4। कितना आ जाएगा? 0.0024, 0.02 आ जाएगी आपके पास। ये पूरा ही दे रखा है इन्होंने, ठीक है। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 51, ध्यान से। इफ 2 letters आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, होम में से 2 लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वोवेल? तो बताओ इसमें वोवेल कौन कौन से? ओ और ई, तो 2/4 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। दिस इज, समझ में आ गया ना? वोवेल ना हो तो 2/4, 1/2, बी ऑप्शन, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ऐसे क्या हुआ? यस, ये क्या कह रहे हैं? देखो, इफ द 2 letters आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एक्चुअल में क्या एक लेटर लेने के बाद दूसरे की अफेक्ट होगी कि नहीं होगी प्रोबेबिलिटी? यस, डिपेंडेंट है। तो पहले में क्या आएगी आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर 51। देखो पहले को लेने को क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज वोवेल आने का, क्या कह रहे हैं दोनों में से वोवेल ना आए तो पहले के चांस कितने हैं, 2/4, और दूसरे के चांस कितने हैं? अब एक तो वोवेल नहीं आया मतलब तो दूसरा क्या बचेगा, 1 और 1/3। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दी यहां पर, क्योंकि ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। एक बार आपने निकाली, दो लेटर चूज कर ली, दो में से एक लेटर चूज किया तो यह आ गया 2/4। अब एक आपने क्या कर लिया, देखो हमारे पास दो ही तो थे, एक एच और एक एम। मान लो एच सेलेक्ट कर लिया तो अब क्या बच गया, एक और दो आपके पास वोवेल है ही, तो इसका मतलब 3 हो जाएंगे आपके पास। 1/3 तो कितना आ जाएगा, 1/6। 1/6 ध्यान रखना, कंडीशनल। इफ a card is drawn at random from a pack of 52 cards, what is the chance of getting a spade or an ace? ये तो कर चुके हैं पहले ही एग्जाम्पल में। स्पेड और एन एस, स्पेड के कितने 13 और एस कितने 3, क्योंकि एक तो स्पेड का इसी में ही आ गया, तो डिवाइड बाय 52, 16/52 कितना आ गया, 4/13। 4/13। इफ x एंड y आर रैंडम वेरिएबल्स हैविंग एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रखी है, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, सीधा माइनस कर दो। तो x एंड y की जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज थी वो दे रखी थी, एक्सपेक्टेड वैल्यूज 4.5 एंड 2.5, दैट इज 2। ये प्रॉपर्टी बेस्ड था आपके पास डायरेक्ट, आपने ये पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 53। 53 है, यस। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कितना है आपके पास, 4.5। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y क्या दे रखी है आपके पास, 2.5। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई निकालनी है। ये क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज 2। इफ द वेरिएंस, क्वेश्चन नंबर 54, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल दे रखा है आपके पास इज 23, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10। देखो जरा, सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड एविएशन चाहिए, क्योंकि रिलेशन हमें स्टैंडर्ड एविएशन का होता है, वेरिएंस का नहीं। तो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x कितना आ जाएगा, √23। यहां देखेंगे तो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y कितना आ जाएगा, मॉडुलस b इनटू में स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x। तो स्टैंडर्ड एविएशन मॉडुलस कितना गया 2, और यहाँ कितना गया √23। दिस इज 2√23। दिस इज स्टैंडर्ड। पूछा क्या, स्टैंडर्ड एविएशन या वेरिएंस? वेरिएंस पूछा है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4 इंटू में 23, 92। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला। ये तो पहले भी कर चुके हैं अपन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में भी ऐसा सवाल था। देखो आपके पास क्या दे रखा है, वेरिएंस दे रखा था x का 23, और आपको ये रिलेशन दे रखा है, y को कन्वर्ट कर दिया, x को कन्वर्ट कर दिया y में, इस रिलेशन की हेल्प से। हमारे पास ये रिलेशन हमने पढ़ रखा है कि स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y कैसे निकलता है, मॉडुलस b इनटू में स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x। ये तो पढ़ा था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में भी। अब हमें स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x चाहिए, तो निकाल दिया यहां से, ये स्टैंडर्ड एविएशन x डाल के मॉडुलस b यहां से ले लिया 2, ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एविएशन नहीं पूछा y का, वेरिएंस पूछा है, तो मतलब दोबारा से स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √23 का स्क्वायर 23, दिस इज 92। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, what is the probability of having at least 1 6 from 3 throws of perfect die? Yes, मतलब कोई बायसनेस नहीं है, सब में वही आएगा आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, क्या बोला है, एटलीस्ट 1 6। अच्छा, एटलीस्ट 1 6 कर लो, या फिर कर दो नो 6, टोटल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6। बात समझ में आ गई, समझ में आ गया? अच्छा 1 माइनस, अच्छा पहली बार नहीं आएगा तो 5/6, दूसरी बार भी नहीं आने के, ये इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो पहली बार ना आने के 6 ना आए तो उसके कितने चांस है, 5/6। दूसरी बार भी ना आए उसके चांस क्या है, 5/6। तीसरी बार भी ना आए उसके चांस क्या है, 5/6। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो आ गया कि एक बार भी ना आए
तो ऑब्वियसली एटलीस्ट 1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बार भी ना आए वो माइनस कर दो, तो 1 माइनस 5/6 का क्यूब, यही आंसर है, 1 माइनस 5/6 का क्यूब। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा सेट ए कंप्लीट हुआ। ब्रेक ले लीजिए, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।